नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी के बारे में। ये एक ऐसा सफ़र है जिस पर कई पेरेंट्स चलते हैं और इसे समझना, ये जानना कि ये आखिर है क्या, यही सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिससे हम एएसडी भी कहते हैं, ये असल में है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये दिमाग के डेवलपमेंट से जुड़ी एक कंडीशन है। मतलब इससे ये तय होता है कि कोई बच्चा दूसरों से कैसे बात करेगा, उसका बर्ताव कैसा होगा और वो लोगों से कैसे जुड़ेगा। हाँ, और इसमें जो स्पेक्ट्रम शब्द है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ऑटिज्म हर बच्चे में बिल्कुल अलग तरह से नज़र आता है। किसी को शायद थोड़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़े तो किसी को कम। ठीक वैसे ही जैसे हर बच्चे की अपनी कुछ खासियतें और कुछ चुनौतियां होती हैं। हो सकता है कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा हो, पर उसे दोस्त बनाने में थोड़ी मुश्किल आए। तो फिर चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, और वो है शुरुआती संकेतों को पहचानना। अगर ये पता चल जाए कि पहले कुछ सालों में किन चीजों पर गौर करना है, तो इससे सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। यहाँ उम्र के हिसाब से कुछ जरूरी संकेत दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चा 12 महीने का हो गया है लेकिन अपने नाम पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा या इशारे नहीं कर रहा, या फिर 18 से 24 महीने का होने पर भी 2 शब्दों वाले वाक्य नहीं बोल पा रहा है। और हाँ, किसी भी उम्र में अगर बच्चा अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करता है या जो चीज़ें उसने सीखी थीं वो भूल रहा है, तो ये सब ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और भी व्यवहार से जुड़े संकेत हो सकते हैं, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। कभी कभी बच्चे हाथ फड़फड़ाते हैं या एक ही जगह झूलते रहते हैं, या फिर रोज के रूटीन में जरा सा भी बदलाव हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाना। ये भी हो सकता है कि उनकी किसी एक खास टॉपिक में जबरदस्त दिलचस्पी हो, या जब कोई उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए तो वो वापस ना मुस्कुराएं। अब देखिए, इन संकेतों को देखकर चिंता होना बहुत नॉर्मल है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। तो हमारा अगला सेक्शन है डायग्नोसिस यानी निदान, और उन थेरेपीज के बारे में जो वाकई काम करती हैं। इसे सही सपोर्ट पाने के लिए एक रोड मैप की तरह समझा जा सकता है। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहला कदम है किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करना। इसके बाद एक प्रोफेशनल असेसमेंट होता है जिसमें बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है और कुछ टेस्ट भी होते हैं। और आखिर में सही इंटरवेंशन सर्विसेज जैसे कि स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डायग्नोसिस कोई लेबल या ठप्पा नहीं है। ये तो एक रोड मैप है, एक नक्शा है। ये बस ये समझने में मदद करता है कि बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। कई ऐसी असरदार थेरेपीज़ हैं जो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती हैं, जैसे स्पीच थेरेपी कम्युनिकेशन में मदद करती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोज़मर्रा के काम करने के स्किल्स सिखाती है, और एबीए थेरेपी पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देती है। इनके अलावा स्पेशल एजुकेशन और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी बहुत फायदेमंद होती हैं। यहाँ एक बात पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक यानी सबूतों पर आधारित थेरेपीज़ और बिना किसी प्रमाण वाले चमत्कारी इलाजों में फ़र्क करना। कुछ चीज़ें जैसे कि किलेशन थेरेपी खतरनाक भी हो सकती हैं, इसलिए हमेशा वही तरीके अपनाएं जिनके असर के पीछे कोई साइंटिफिक सबूत हो। चलिए अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं। पेरेंट्स के मन में भविष्य को लेकर चिंता होना लाजमी है, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एक रोशन और उम्मीदों से भरा भविष्य बिल्कुल मुमकिन है। अगर भारत में पढ़ाई की बात करें तो कई रास्ते खुले हैं। बहुत से बच्चे ज़रूरी सपोर्ट के साथ रेगुलर स्कूलों में ही पढ़ सकते हैं। वहीं कुछ बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बेहतर साबित होते हैं। और हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट और एनआईओएस जैसे ऑप्शन भी हैं जो सीखने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल मौके देते हैं। और बात सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, एक कामयाब करियर बनाना भी पूरी तरह से मुमकिन है। आईटी, डेटा एंट्री, आर्ट, म्यूजिक, रिसर्च, ऐसे कई फील्ड्स हैं जहां ऑटिज्म से ग्रस्त लोग बेहतरीन काम कर सकते हैं। बल्कि एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां तो उन्हें नौकरी देने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स भी चलाती हैं। और शायद इस पूरे सफ़र का सबसे ज़रूरी मैसेज यही है, मकसद बच्चे को नॉर्मल बनाना नहीं है, मकसद है उन्हें खुद का सबसे बेहतरीन वर्जन बनने में मदद करना। उनकी जो यूनिक पहचान है उसे सेलिब्रेट करना। अब एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आते हैं, और वो है
केयर गिवर्स की देखभाल, यानी जो लोग देखभाल कर रहे हैं उनका खुद का ख्याल रखना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सफ़र में खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चे का। हर वक्त की थकान, चिड़चिड़ापन या ये महसूस करना कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, ये सब पेरेंट बर्नआउट के लक्षण हो सकते हैं। और इन फीलिंग्स को पहचानना और मानना बहुत ज़रूरी है। ये समझना कि ये फीलिंग्स असली हैं, यही रिकवरी की तरफ पहला कदम है। एक बात गांठ बांध लीजिए, अपना ख्याल रखना सेल्फिश होना नहीं है। रोज बस 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालिए। दूसरे पेरेंट से, सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए जो आपकी सिचुएशन को समझते हैं। जिम्मेदारियां बांटने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए, और अगर लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है तो किसी प्रोफेशनल से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, एक खाली कप से किसी और को पानी नहीं पिलाया जा सकता। पहले खुद का कप भरना होगा। पहले अपना ख्याल रखेंगे, तभी तो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। इस सफ़र में उम्मीद हमेशा है, और ये जानना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं।